हु हुम के अंदर अपन ने बेसिक छोटे वाले सेंटेंस पढ़े, हु का लगाते हैं, हुम का लगाते हैं, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, एडजेक्टिवल क्लॉज बनाता है, ऐसे ही अपन ने कुछ कुछ बातें करी। ठीक है, एक बार ये वाला जो सेंटेंस है, एक बार इसको ट्राई करो। ये वाला जो सेंटेंस है, एक बार इसको ट्राई करो। तो समझ में आया? सर मुझे लग तो रहा है कि यहाँ पे हुम आएगा, मेरे को ऐसी फील आ रही है, मेरे को ऐसी वाइब आ रही है कि सर यहाँ पे ना हुम आएगा। वी मेट सम स्टूडेंट्स हु यू टॉट इंग्लिश। हम कुछ स्टूडेंट से मिले थे जिन्हें तुमने इंग्लिश पढ़ाई थी, ये मीनिंग देना था यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेट क्या हो गया, वर्ब हो गया, स्टूडेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सम क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, हाँ जी, हम कुछ स्टूडेंट से मिले थे जिन्हें तुमने इंग्लिश पढ़ाई थी। अब यहाँ पे अगले क्लॉज के अंदर वर्ब आ रही है टॉट, यानी पढ़ाना। स्टूडेंट्स मुझे बताओ किसी को पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है? ये हु हुम जो भी लगाओगे तुम, इसका मतलब स्टूडेंट्स है। हु हुम जो भी लगाओगे तुम, इसका मतलब स्टूडेंट्स है, हाँ कि ना? हु हुम जो भी लगाओगे इसका मतलब स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स किसी को पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा? स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा यानी स्टूडेंट्स रिसीवर होंगे। तो डूअर तो देखो यू ही रखना पड़ेगा, हाँ कि ना? अब आंसर हमें पता चल गया कि ये बात स्टूडेंट्स के लिए आई है और स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, रिसीवर बनाना है तो यहाँ पे हुम लगेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि टॉट वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। सर अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आ चुका है तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? बताओ। हम कुछ लड़कों से मिले थे जिन्हें तुमने इंग्लिश पढ़ाई थी। सर पता नहीं क्यों बोलने में भी ठीक लग रहा है, लेकिन दिमाग इस बात को पचा नहीं पा रहा कि अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, साथ में कंजंक्शन बनते हैं, हाँ कि ना? तो यहाँ पे दो क्लोज को जोड़ रहा, कंजंक्शन तो बन रहा, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले से ऑब्जेक्ट आया बैठा है, ऐसा कैसे हो पाएगा? कंफ्यूजन समझ में आई? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। एक्चुअली है क्या, ये जो वर्ब है ना टॉट, ये एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ये एक ऐसी वर्ब है जो दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती है, यहाँ होम ही आएगा। ये जो है ये भी टॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी टॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसी बात को समझने के लिए अपने को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इसको पढ़ने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसको जब हम पढ़ लेंगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए ज़रा समझने की कोशिश करिए, ठीक है? जब हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। आइए इन दो सेंटेंसेस को देखिए। ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे किताब दी थी। ही टोल्ड हर अ स्टोरी, उसने उसे कहानी सुनाई थी। अब अगर मैं इस सेंटेंस को देख रहा हूं तो दिमाग ऐसे कह रहा है कि नहीं कह रहा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हाँ कि ना? उसने दिया था, क्या दिया था? क्या दिया था उसने? किताब दी थी। अरे हाँ कि ना? उसने दिया था क्या? तो किताब दी थी। अच्छा किसे दी थी? नहीं, ये भी यार आई का ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो दोनों ही ऑब्जेक्ट जैसे लग रहे हैं सर। हाँ बच्चे, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, मैं स्टार मार्क करके यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि कृपया अपने घर में डाई ट्रांजिटिव वर्ब की फैक्ट्री ना लगा लें। ऐसे ना सोचने लग जाएं कि कोई भी वर्ब डाई ट्रांजिटिव बन सकती है। डाई ट्रांजिटिव बनना एक एक्स्ट्रा पावर है, कुछ ही वर्ब के पास होती है। ऐसा नहीं है कि हर वर्ब ही डाई ट्रांजिटिव वर्ब बन सकती है, कुछ चुनिंदा वर्ब हैं वही डाई ट्रांजिटिव बनती हैं। सर मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे भाई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है कि मैं झाड़ फूक तू वर्ब के ऊपर ऐसे ओम भीम क्लीम स्वाहा करेगा, फटाक से बोलेगी आई एम डाई ट्रांजिटिव। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। जितनी रीडिंग करता चलेगा उतना पता चलता चलेगा। लेकिन फिर वही बात,
जिन जिन वर्ब पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का जैसे सवाल बनते हैं उनको याद कराने की गारंटी मैं ले रहा हूँ, उनका ठेका मैं ले रहा हूँ कि उनको लिखवाऊंगा, उनको याद कराऊंगा। ऐसी डाई ट्रांजिटिव के कॉन्सेप्ट पर, डाई ट्रांजिटिव के बेस पर जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, डाई ट्रांजिटिव के बेस पर जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको भी ये वर्ब, जितनी जितनी वर्ब जरूरत पड़ती है वो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, जितनी जितनी वर्ब की जरूरत पड़ती है वो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, आओ जरा फिर बता रहा हूँ बच्चे, हर वर्ब डाई ट्रांजिटिव नहीं होती, कुछ चुनिंदा वर्ब होती हैं, जितनी जितनी मैं लिखवाता चलूँ सिर्फ उतनी को ही डाई ट्रांजिटिव मानना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे, डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये खाली टर्मिनोलॉजी है, ग्रामर की टर्म्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम का रिप्लाई होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से वट का रिप्लाई होता है। देखो कैसे, ही गेव वट, ही गेव वट, क्या दिया उसने, बुक। तो ये जो है ये बाद में लिखा हुआ है, वट का रिप्लाई है, ये जो बाद में दिया लिखा हुआ है वट का रिप्लाई है, कोई चीज़ है, तो ये क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ये पहले लिखा हुआ है, ही गेव अ बुक टू हुम, किसे दी, मुझे, पहले लिखा हुआ है टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम का रिप्लाई है, ह्यूमन बीइंग है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ये खाली टर्मिनोलॉजी है। अगले को देखो, ही सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, ही टोल्ड व्हाट, ही टोल्ड व्हाट, क्या सुनाया, ही टोल्ड व्हाट, क्या सुनाया, ही टोल्ड अ स्टोरी, ही टोल्ड हर अ स्टोरी। तो व्हाट का जो रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई जो है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये व्हाट का रिप्लाई है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई है, हाँ क्या ना, ही टोल्ड हर अ स्टोरी, व्हाट का रिप्लाई तो यहां से मिल गया। अच्छा, किसे सुनाई, ही टोल्ड हर अ स्टोरी, किसे सुनाई, उसे सुनाई, है ना, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड देम अ स्टोरी, टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम का रिप्लाई पहले लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। इतनी सी बात है, कुछ मेरी बात आई समझ में। फिर से देखिए, डाई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं। ये दो ऑब्जेक्ट जो होंगे आप इनमें नोटिस करोगे, ये दो ऑब्जेक्ट जो होंगे इनमें आप नोटिस करना कि पहले ह्यूमन बीइंग लिखा होगा फिर कोई चीज़ लिखी होगी। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इन चीज़ों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अक्सर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, अक्सर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये वर्ब से वट के रिप्लाई होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम के रिप्लाई होते हैं। दो तीन एग्जाम्पल और देख लो और क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार इनको अपने आप से करना, ये तीन सेंटेंसेस इनको अपने आप से तोड़ने की कोशिश करना, फिर मैं कराता हूँ, करो ट्राई। अरे ठीक है यार प्रदीप डुड्डी, अब और दिमाग मत खा भाई, पढ़ ले। हाँ जी, आइए ज़रा, अजय सेंट हिम अ लेटर, अजय सेंट हिम अ लेटर, अजय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेंट क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अजय सब्जेक्ट हो गया, सेंट वर्ब हो गया। ठीक है, अजय सेंट व्हाट, अजय सेंट व्हाट, क्या दिया अजय ने, क्या भेजा अजय ने, तो लेटर भेजा। ये वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, कोई चीज़ है, बाद में लिखा हुआ है, सारी बातें बता रही हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेंट अ लेटर टू हुम, किसे भेजा, हिम को भेजा, पहले लिखा हुआ है टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम का रिप्लाई है, ह्यूमन बीइंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन इज टीचिंग अस इंग्लिश, मोहन हमें इंग्लिश पढ़ा रहा है, मोहन सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीचिंग मेन वर्ब हो गया, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट हो गया। क्लियर है। अच्छा, किसे पढ़ा रहा है, हमें पढ़ा रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन सब्जेक्ट हो गया, लेंट वर्ब हो गया, लेंट माने होता है उधार देना, क्या उधार दे दिया, पैसा उधार दे दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट हो गया। अच्छा, किसको उधार दे दिया, सोहन को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कितना पैसा उधार दे दिया, सम, कुछ पैसा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी सी बात है। तो कुल मिला के बात इतनी सी थी कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो डाई ट्रांजिटिव होती हैं, दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं। इनकी कोई ट्रिक है नहीं बच्चे, जितनी जितनी मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे आज मैंने कितनी लिखवा दी, गिव लिखवा दी, टेल लिखवा दी, है ना, सेंटेंसेस के थ्रू कितनी जान ली आपने, गिव जान ली, टेल जान ली, सेंड हो गया, टीच हो गया, लेंट हो गया, ये कैसी वर्ब है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है।
और भी जितनी जितनी जिस पे कुछ एरर आने के चांस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनने के चांस हैं, वो आपके कोर्स का ही पार्ट में बनाता चलूँगा। कुछ यहाँ बताइए, कुछ प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाऊँगा, तो उनका लोड लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप कोई पूछो कोई ऐसी ट्रिक होती है क्या, नहीं बच्चे, रीडिंग से पता चलता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती कि आप वर्ब देखते ही उसका स्कैन सा करके बता दोगे अच्छा ये टाइट ट्रांस, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। चलो, हाँ हाँ हाँ, इन्फिनेटिव यूज़ हो गया, इन्फिनेटिव अभी पढ़ाया नहीं। ये दो सेंटेंसेस छोड़ दो बच्चे, ये दो सेंटेंसेस छोड़ दो, ये आगे आ जाएंगे। ये दो सेंटेंसेस छोड़ दो, ये आगे आ जाएंगे। ये जो दो सेंटेंसेस थे इसमें इन्फिनेटिव का यूज हो रहा था, वो इन्फिनेटिव मैंने अभी बताया नहीं है, वो आगे चल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? जिरंड, V1 प्लस आई एन जी नाउन की तरह से काम कर दे तो जिरंड हो जाता है। V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। ऐसी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से काम करती है तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। ये सारी बातें आपको याद है, ये सारी बातें आपको पता है, हाँ के ना? अच्छा, ऐसे ही इन्फिनेटिव को देखो, ऐसे ही इन्फिनेटिव को देखो। इन्फिनेटिव, ठीक है, जैसे आपने जिरंड पढ़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा, ऐसी एक टर्म होती है इन्फिनेटिव, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक, आओ इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल डरने वाली चीज़ नहीं है। जैसे आप जिरंड जान गए, जैसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल जान गए, जैसे आप पास्ट पार्टिसिपल जान गए, ऐसे ही आप इसको भी जान जाओगे, ऐसे ही आप इसको भी जान जाओगे। ठीक है, आओ जरा समझने की कोशिश करो। अगर मैं कहूँ इन तीनों सेंटेंसेस को एक बार थोड़ा देखो, इन तीनों सेंटेंसेस को एक बार थोड़ा देखो, सोचने की कोशिश करो। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कौन किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, एक बार तुम ट्राई करो। अपने आप सोचने का मजा अलग है, एक बार तुम ट्राई करो। कुछ आ रहा है समझ में? कुछ समझ में आ रहा है? आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वॉन्ट क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या ऐसा कर सकते हैं कि टू को प्रीपोजिशन बना दे और स्लीप को इसका ऑब्जेक्ट बना दे? ऐसा कर सकते हैं? सोचो, ऐसा हो सकता है कि टू को प्रीपोजिशन बना दे और स्लीप को इसका ऑब्जेक्ट बना दे? नहीं सर, क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो स्लीप वर्ब की तरह से काम कर रहा है, वह मैं सोना चाहता हूँ एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। दूसरी बात, अगर मैं टू को प्रीपोजिशन मान लूंगा, अगर मैं टू को प्रीपोजिशन मान लूंगा, इसको इसका ऑब्जेक्ट मान लूंगा, तो वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? वांट वर्ब तो ट्रांजिटिव है ना, पता होगा। आई वांट अ कार, आई वांट अ बाइक, वांट के बाद कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें चीख चीख के बता रही हैं, ये दोनों बातें चीख चीख के बता रही हैं कि ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे? इकट्ठे एक ही वर्ड है, कोई अलग अलग वर्ड नहीं। ये जो टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म है, बेसिक फॉर्म, जैसा आपको बेसिक बेस में बताया, वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली जनरली, ये क्या बनेगा? ये पूरा का पूरा इसको
इसका ग्रामर में नाम है इन्फिनेटिव, इसका ग्रामर में नाम है इन्फिनेटिव। और ये काम क्या करता है, काफ़ी सारे काम करता है, नाउन भी बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है, एडवर्ब भी बनता है। आज हम खाली इसका नाउन वाला काम देख रहे हैं, आज हम खाली इसका नाउन वाला काम देख रहे हैं, आगे वो बाकी जो काम है वो आगे आएंगे। तो हमने इसको देखा कि टू स्लीप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर गया, यानी नाउन की तरह से काम कर गया। सेम ऐसे ही अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो शी सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स वर्ब हो गया। शी लाइक्स व्हाट, क्या पसंद है उसको, शी लाइक्स व्हाट, क्या पसंद है उसको, उसको नाचना पसंद है। शी लाइक्स टू डांस, शी लाइक्स टू डांस। अब फिर वही बात, सर ऐसा कर दें कि टू प्रीपोजिशन और लाइक इसका ऑब्जेक्ट है, ऐसा कर दें क्या, ऐसा कर दें, टू प्रीपोजिशन है सॉरी डांस इसका ऑब्जेक्ट ऐसा कर दें। ऐसा करने में दिक्कत है कि लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, शी लाइक्स, कुछ तो लिखना है यार। शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है। शी लाइक्स दिस बैग, वो इस बैग को पसंद करती है। शी लाइक्स हर मदर, वो अपनी माँ को पसंद करती है। लाइक वर्ब को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा ना। और यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते ही पता चल रहा है कि उसको क्या पसंद है, उसे नाचना पसंद है। तो समझ जाओ कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये टू प्रीपोजिशन और ये डांस इसका ऑब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा। कुछ मेरी बात आई समझ में। इसको स्टार मार्क करके जिन बच्चों को देखो इन्फिनेटिव जो पहली बार सुनते हैं, हो सकता है उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बात बिल्कुल बेसिक सी, बहुत ही छोटी सी है। क्या, अगर आपको कभी ऐसा दिखे, अगर आपको सेंटेंस में कभी ऐसा दिखे कि टू के बाद वर्ब लिखी हो, जनरली तो टू प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के बाद तो कोई नाउन प्रोनाउन दिखने चाहिए, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है कि टू के बाद वर्ब दिख रही है और सेंटेंस पढ़ने में ठीक लग रहा है, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू सिंग, आई लाइक टू सिंग, आई वॉन्ट टू स्लीप। सेंटेंस यार पढ़ने में ठीक लग रहा है, तो समझ जाना कि यहाँ ये टू प्रीपोजिशन नहीं है, ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव बन गया। समझ आया। स्टार मार्क करके अपने नोट्स में क्या लिखना है, कि पहचान क्या है। अभी तो 4 क्लास के बाद तो आप इन्फिनेटिव की धज्जियां उड़ा दोगे, लेकिन पहली बार जब इंट्रोड्यूस होता तो बच्चों को ऐसा लगता पता नहीं क्या आ गया। तो उसके लिए बता रहा हूं कि एक सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ये टू प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद नाउन आया होता। अरे हाँ कि ना। अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि टू लिखा और उसके बाद वर्ब लिखी हुई है और वो सेंटेंस पढ़ने में ठीक लग रहा है, तो समझ जाओ कि इन्फिनेटिव आया हुआ है। क्लियर हो गया। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ट्राइड क्या हो गया, वर्ब हो गया। ही ट्राइड, उसने ट्राई किया, क्या ट्राई किया, ही ट्राइड टू जंप, उसने कूदने का ट्राई किया। ही ट्राइड व्हाट, ही ट्राइड टू जंप। तो ये क्या बन गया आपका, ऑब्जेक्ट बन गया। ही ट्राइड व्हाट, ही ट्राइड टू जंप, फिर से वही इन्फिनेटिव। सर ऐसा नहीं कर सकते, टू प्रीपोजिशन हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया। पहली बात तो जंप वर्ब है, कैसे ऑब्जेक्ट हो गया इसका। दूसरी बात, अगर तू जंप को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देगा तो ट्राइड का ऑब्जेक्ट किसको बनाएगा, बोलो, हाँ कि ना। ओवर प्रीपोजिशन है और ये वॉल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ओवर प्रीपोजिशन है और ये वॉल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ। अब जैसे ये इन्फिनेटिव हमने ऑब्जेक्ट बनता हुआ देखा, जैसे जिरंड को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर जिरंड को मैंने सब्जेक्ट भी बनाया था। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, कुछ याद आ रहा है। जैसे जिरंड सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऐसे ये भी नाउन है ना, तो ये सब्जेक्ट भी बन सकता है। आओ इसको सब्जेक्ट भी बना देते हैं, छोटा सा सेंटेंस इस पर भी लिख देते हैं। इसी पे कहाँ लिख सकता हूँ, तो ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, कि ये दोनों कॉमन है, तो ये 2 निशान लग गए, ये दोनों के लिए बात कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देता हूँ एक, इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट बनना। कम होते हैं ऐसे सेंटेंसेस, लेकिन ऐसे लिख सकते हो। मान लो मैं लिख दूं टू डांस इज इजी, नाचना आसान है। टू डांस इज इजी, नाचना आसान है। टू डांस इज इजी, नाचना आसान है। सौरभ चांदेर, लास्ट वार्निंग, इसके बाद बोलूंगा नहीं मैं। टू डांस इज इजी, नाचना आसान है। अब अगर इसको देखो तो तुम्हें देखते ही पता चल गया होगा, इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, इजी आपका एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है।
अरे हाँ के ना, टू डांस इज ईजी, नाचना आसान है। इज लिंकिंग वर्ब बन गया, इजी एडजेक्टिव बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। क्या ऐसा कर सकते हैं? टू प्रीपोजिशन है, डांस इसका ऑब्जेक्ट, ऐसा कर दें क्या? टू प्रीपोजिशन है, डांस इसका ऑब्जेक्ट, ऐसा कर दें क्या? बोलो। नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर सब्जेक्ट कौन बनेगा? इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि इसको पूरे को सब्जेक्ट माने, नाउन माने, इन्फिनेटिव माने। हालांकि मैं आपको बता दूं, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाने के स्ट्रक्चर अच्छे नहीं माने जाते, उनकी जगह इट लगा के बनाते हैं। ये आगे चल के आएगा, आगे चल के आएगा कि इस सेंटेंस को ऐसे लिखना अच्छा माना जाता है, इट इज ईजी टू डांस, इट इज ईजी टू डांस। ये आगे आएगा, ठीक है। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, लो हिंदी में बड़ा बड़ा लिख देता हूं, आगे आएगा। और जो फिर भी डाउट पूछेगा इसका बिना पढ़ाए, वो ब्लॉक हो जाएगा। सब कुछ एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता, मेरे पास कैप्सूल नहीं है, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। पहले आप एक बार इसको पूरे को देखिए, पहले आप इसको पूरे को अपने आप देखिए, माइंड में रिवाइज करिए, फिर मैं रिवाइज कराता हूँ। हाँ जी, आइए ज़रा। जैसे हमने देखा कि V1 प्लस आई एन जी नाउन भी बन जाता है, जिरंड नाउन का काम करते हुए देखा ना अपन ने, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, दे स्टार्टेड शाउटिंग, याद आ रहा है। V1 प्लस आई एन जी एडजेक्टिव बनते हुए देखा, V3 को एडजेक्टिव बनते हुए देखा। टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, इसके लिए ग्रामेटिकल टर्म है इन्फिनेटिव। ये नाउन भी बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है, एडवर्ब भी बनता है, बाकी काम आगे आएंगे। आज आपको नाउन वाला काम पढ़ाया जा रहा है, आज आपको नाउन वाला काम पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी, इन्फिनेटिव इसको टू प्लस V1 कह दो, चाहे टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म कह दो, बात एक ही होती है, ठीक है। बेस फॉर्म क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म ही तो प्लूरल वाली। टू प्लस V1 कह दो, चाहे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म कह दो, बात एक ही। जैसे हमने जिरंड को ऑब्जेक्ट बनते हुए, सब्जेक्ट बनते हुए, यानी नाउन का काम करते हुए देखा, सेम काम वही तो पढ़ा है यहाँ पे। आई वॉन्ट वट, आई वॉन्ट टू स्लीप। शी लाइक्स वट, वर्ब से वट या होम का रिप्लाई चेक तो कर। आई वॉन्ट वट टू स्लीप, शी लाइक्स वट टू डांस, ही ट्राइड वट टू जम्प। हाँ के ना? क्या ऐसा कर सकते हैं? ये प्रीपोजिशन मान लें, इसका ऑब्जेक्ट मान लें। खुद सोच के देख, खुद सोच के देख कि ये वर्ब्स हैं। हाँ के ना? वर्ब कैसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगी? पहली बात। दूसरी बात, ध्यान से चेक कर, ध्यान से चेक कर, ये सारी की सारी वर्ब को वट या होम का रिप्लाई चाहिए कि नहीं चाहिए सेंटेंस में? टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म नाउन की तरह से भी काम करता है, इस बात को आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऐसे ही सब्जेक्ट भी बन जाता है। जैसे टू डांस इज ईजी, टू डांस इज ईजी, ये टू डांस सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गया, इजी एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको आगे पढ़ाई जाएगी, ये चीज़ आपको आगे पढ़ाई जाएगी कि ये स्ट्रक्चर ग्रामर में अच्छा नहीं माने जाते। इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाना, इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाना ग्रामर में अच्छा नहीं माना जाता, उसकी जगह ऐसे लिखते हैं। अब इसको कैसे तोड़ते हैं, ये क्या होता है, क्यों होता है, आगे आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब तुम लायक हो गए हो, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब पे। वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्या टॉपिक चल रहा है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जो दो दो ऑब्जेक्ट रख सकती हैं, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग होता है, अगला कोई चीज़ होता है, उन्हीं बातों की ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब ये दो एग्जाम्पल और हैं, एक बार अपने आप से ट्राई करिए। आ जाइए। ही ऑर्डर्ड देम टू गो अवे, ही ऑर्डर्ड देम टू गो अवे।
उसने उन्हें आदेश दिया कि चले जाओ। उसने उन्हें आदेश दिया कि चले जाओ। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ऑर्डर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसने आदेश दिया, क्या आदेश दिया? कि चले जाओ। अब ये टू गो है, हमें पता चल गया। अब तो कॉमन सेंस काम कर रही होगी ना कि ये टू प्रीपोजिशन नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कैसे आ सकती है? तो ये पूरा इकट्ठा है। ये इन्फिनेटिव है जो नाउन की तरह से काम कर रहा है। ये इन्फिनेटिव है, नाउन की तरह से काम कर रहा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। देम क्या बन गया? देम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ कि ना? अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया एडवर्ब। एडवर्ब प्लेस। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं लिख रहा हूँ, जो बात मैंने अभी थोड़ा समझाने की कोशिश भी करी कि स्लीप माने होता नींद, और टू स्लीप नींद लेना, उसमें एक्शन आ जाता है। तो ये जो वर्ड मैंने आपको पढ़ाए, ये जो वर्ड मैंने आपको पढ़ाए ना, ये जो वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए, चाहे वो जिरंड हो, चाहे वो जिरंड हो, चाहे वो पार्टिसिपल्स हो, चाहे वो इन्फिनेटिव हो, हाँ कि ना, ये वर्ब से बने होते हैं। ये जो वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल, ये जो वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल, ये सारे के सारे, ये जो इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल मैंने आपको जो पढ़ाए, ये सारे के सारे अर्ध वर्ब होते हैं। इसके अंदर वर्ब का अंश छुपा होता है। भले ये नाउन का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब का काम करे, लेकिन इनके अंदर वर्ब का अंश छुपा हुआ होता है। इसलिए ये अपने लिए एडवर्ब भी लगवा सकते हैं। है क्या चीज? आपका दिमाग ये कहेगा सर ये तो आपने नाउन लिखा है। सर आपने इसको नाउन लिखा है ना, नाउन को कब से क्वालिफाई करने लग गए? नाउन के लिए एडवर्ब कब से आने लग गया? लेकिन सर दिमाग ये भी कह रहा है कि ये गो के लिए आया है, और अभी एडवर्ब है। सर क्या समझूं मैं? एक्चुअली है क्या, ये भले ही नाउन है लेकिन इसके अंदर ये नाउन प्लस वर्ब है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होते हैं ना, तो ये इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल भले ही नाउन का काम करें, एडजेक्टिव का काम करें, एडवर्ब का काम करें, इनमें वर्ब छुपी हुई होती है, इसलिए ये अपने साथ एडवर्ब लगवा पाते हैं। ये इसके पीछे का लॉजिक है। क्लियर हुआ? हाँ जी। ही रिक्वेस्टेड अस टू कम हेयर, उसने हमें रिक्वेस्ट करी यहाँ आ जाओ। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रिक्वेस्टेड वर्ब हो गई। क्या रिक्वेस्ट करी? टू कम। तो ये क्या बन गया? इन्फिनेटिव बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया। क्लियर है? अच्छा, कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अस क्या बन गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। हेयर क्या बन गया? एडवर्ब प्लेस बन गया। एडवर्ब कैसे आ पाई? अभी बताया 1 मिनट पहले कि टू कम भले ही नाउन की तरह से काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर वर्ब का अंश छुपा हुआ है, इसलिए ये अपने साथ एडवर्ब लगवा सकता है। हाँ जी। क्लियर हुआ? बोलिए। क्लियर हुआ? ढाई ट्रांजिटिव वर्ब कुछ कुछ समझ में आया? ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं। ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं। ठीक है। अब कुछ डाई ट्रांजिटिव को लेके एक आध मन में सवाल आ रहे होंगे। देखिए जरा, पहला सवाल ये आ रहा होगा, सर ये गिव वर्ब जो है, ये जो गिव वर्ब है, मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही गेव अ बुक टू मी। आपने लिखवाया सर गिव वर्ब डाई ट्रांजिटिव है ना? लेकिन सर मैं अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ही गेव अ बुक टू मी, ऐसे लिख दूं तो क्या तब भी ये डाई ट्रांजिटिव रहेगी? तब क्या मानी जाएगी? ऐसे सवाल। और सर चलो अगर मान लो आप ऐसा कहना चाहते हो दोनों पॉसिबल है, तो दोनों के मीनिंग में क्या फर्क होगा? कुछ डिफरेंस है दोनों में? आओ इन सब बातों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करो, इन तीनों सेंटेंसेस को तोड़ो। एक डाउट आपका यहां से क्लियर होगा, दूसरा डाउट आपका यहां से क्लियर होगा। ठीक है, करो एक बार ट्राई, इन तीनों को तोड़ो।
हाँ भाई, कुछ समझ आया? इन 3 सेंटेंसेस से मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूँ, इन 3 सेंटेंसेस से मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई वर्ब डाई ट्रांजिटिव है, मैंने आपको कोई वर्ब डाई ट्रांजिटिव में पढ़ा दी, तो ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि वो हमेशा डाई ट्रांजिटिव ही रहे, है ना। जैसे टीच वर्ब का तो कोई दीन ईमान है ही नहीं, टीच वर्ब का कोई दीन ईमान है ही नहीं। मोहन टीचेज वेरी वेल, मोहन बहुत अच्छा पढ़ाता है, इस सेंटेंस के अंदर मोहन सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, ये वेल क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कैसे हो रहा है, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो इसमें टीच वर्ब कैसी हो गई, इसमें टीच वर्ब कैसी हो गई, इन ट्रांजिटिव हो गई, हाँ कि ना। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, मोहन सब्जेक्ट हो गया, टॉट वर्ब हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, सन इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे ये टीच वर्ब कैसी होगी, मोनो ट्रांजिटिव होगी। मोनो ट्रांजिटिव लिख दो या सिर्फ ट्रांजिटिव लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ मुझे यहाँ पे याद आई, एक बच्चे ने वो डाउट वाले नंबर पे भेजी थी, आपका जो पॉजेसिव प्रोनाउन वाला चार्ट है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन वाला चार्ट है, प्रोनाउन चैप्टर का पहला लेक्चर, पर्सनल प्रोनाउन वाला जो चार्ट है, उसमें एक टाइपिंग एरर रह गया भाई। शी का पॉजेसिव प्रोनाउन हर लिख दिया, उसको हर्ष कर लेना। शी का पॉजेसिव प्रोनाउन हर लिख दिया, उसको हर्ष कर लेना, ठीक है। ये एक टाइपिंग एरर रह गया था, उसको देख लेना। शी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उस चार्ट में हर लिख दिया गलती से, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हर्ष होगा, ठीक, तो उसको ठीक कर लेना। लास्ट वाले की अगर मैं बात करूं, लास्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे ये डाई ट्रांजिटिव होगी, ठीक है जी। तो इन 3 सेंटेंसेस से मैं आपको ये सिखाना चाहा, इन 3 सेंटेंसेस से मैंने आपको ये बात कन्वे करने की कोशिश करी कि जरूरी नहीं कि अगर कोई वर्ब डाई ट्रांजिटिव है तो वो हर सेंटेंस में डाई ट्रांजिटिव ही बने, ठीक है। ज़्यादातर वर्ब जैसे ही अभी आपने पीछे किया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, टेल हो गया, ज़्यादातर ये डाई ट्रांजिटिव होती हैं, लेकिन ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। गिव वर्ब होती है, अक्सर डाई ट्रांजिटिव नहीं बनती। टीच वर्ब हो गई, इन ट्रांजिटिव भी बन जाती है, डाई ट्रांजिटिव भी बन जाती है, मोनो ट्रांजिटिव भी बन जाती है। सर मुझे कैसे पता चलेगा, अरे रीडिंग से पता चलेगा, रीडिंग से पता चलेगा। जितनी ज़्यादा रीडिंग करेगा तेरा दिमाग खुद बोलेगा ये सही है और ये गलत है। लेकिन फिर बता रहा हूँ, जिन चीज़ों पर पेपर में सवाल आने के चांसेस हैं, लिखवा रहा हूँ, करा रहा हूँ, ये क्यों करा रहा हूँ, ऐसे कह के थोड़ी छोड़ दिया तुझे कि अपने आप देख लियो, अपने आप कर लियो। ये क्यों करा रहा हूँ सेंटेंस, ताकि तुझे कुछ डाई ट्रांजिटिव वर्ब याद हो जाएं, थ्रू सेंटेंसेस हो जाएं, ताकि जब उनके सवाल आए तो तू कर पाए। इसको देखिए, हाँ जी, इसको देखिए। रोहन गेव अ बुक टू हर, रोहन ने उसे एक किताब दी थी। रोहन सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, बुक इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, हर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया। रोहन सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सर दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों ठीक है, ग्रामेटिकली दोनों ठीक है जी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। कौन सा कब लिखना है, कौन सा कब लिखना है, स्ट्रेस का फ़र्क है, सारा फ़र्क है इसमें स्ट्रेस का। देखिए ज़रा, ये सेंटेंस कब यूज़ करोगे, ये सेंटेंस कब यूज़ करोगे, ये सेंटेंस तब यूज़ करेंगे, मान लो ये रोहन नाम का कोई लड़का है या कोई टीचर है, वो किताब पकड़ा के गया था अपनी, ठीक है, उसने किताब पकड़ा दी क्लास में किसी को कि वो वाले सर आए ना, वो वाले सर आए तो दे देना। अब वो सर आए, उन्होंने पूछा, हाँ भाई वो रोहन नाम का लड़का एक किताब पकड़ा के गया था, किसको पकड़ा के गया था, सर रोहन गेव अ बुक टू हर, उसको दिए सर किताब, रोहन गेव अ बुक टू हर, उसको दिए सर किताब। अगर आपको मतलब ह्यूमन बीइंग पे स्ट्रेस डालना है तो आप ऐसे लिखो, इसमें स्ट्रेस है ह्यूमन बीइंग पर, इसमें स्ट्रेस है ह्यूमन बीइंग पर। अच्छा, और दूसरा दूसरा भाई पैकेट सा पकड़ा के गया, पता नहीं क्या देके गया है ना, लड़का आया था दूसरे सेक्शन का, पता नहीं वो कविता को क्या पकड़ा के गया है, पैकेट था भाई कलर्ड वाला। अब खलबली मची हुई है, क्या था क्या था क्या था, सब जानना चाहते हैं।
अरे कुछ ना था, रोहन गेव हर अ बुक, किताब दे के गया वो तो उसे। अगर आपको चीज पर स्ट्रेस डालना हो तो ऐसे लिखते हैं, डिपेंड करता है स्ट्रेस किस पे डालना है। अगर आपको लगे ह्यूमन बीइंग को इंपॉर्टेंट बनाना है तो ऐसे लिख दिया करो, अगर आपको लगे चीज़ को इंपॉर्टेंट बनाना है तो ऐसे लिख दिया करो। इतना ही फर्क है इसमें। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही इसको देखो जरा, सेम ऐसे ही इसको देखो जरा। माई मदर मेड अ केक फॉर मी, मेरी माँ ने मेरे लिए केक बनाया। अगर मैं इसको तोड़ूं तो मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, माई हो गया पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, मेड वर्ब हो गया, केक इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर प्रीपोजिशन हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मदर सब्जेक्ट हो गया, माई पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, मेड वर्ब हो गया, यहाँ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसका अगर आप गूगल ट्रांसलेटर पे, अगर आप इसका गूगल ट्रांसलेटर पे मीनिंग देखोगे तो वो मीनिंग दिखाएगा मेरी माँ ने मुझे केक बना दिया। अरे फॉर मी का रिप्लाई है ये, माई मदर मेड अ केक फॉर मी, वो फॉर यहाँ पे अंडरस्टूड होता है ना। जैसे ही आप देखो ऐसे इसको पलट के बाहर लिखोगे तो ये फोर आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे मत सोचना कि मम्मी ने तेरे ऊपर ही तेल वेल लगा के ओवन में बिठा दिया तुझे, ऐसे मत मीनिंग निकाल देना मेरी माँ ने मुझे एक केक दे दी, मतलब मुझे केक बना दिया, नहीं, मेरे लिए केक बनाया, ये सेंटेंस का मतलब। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। कौन सा कब यूज़ करेंगे, कौन सा कब यूज़ करेंगे? मान लो वो बच्चे का बर्थडे आने वाला है ना, गरीब बच्चा है, ठीक। अब उसकी मम्मी कहीं पे सफाई का काम करने जाती है, खाना बनाने जाती है किसी घर। अरमान तो सबके होते हैं ना यार, अरमान तो सबके होते हैं। अब उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा तेरे बर्थडे पे कुछ स्पेशल बनाऊंगी। क्यों बोला माँ ने ऐसा? क्योंकि वो जिनके यहाँ काम करने जाती है उन्होंने अपने बच्चे के लिए केक बनवाया था घर पे, तो उसने केक बनाना अब सीख लिया है। तो वो गई अपनी जहाँ पे काम करने जाती है, उसको बोला कि मैम मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो प्लीज़ एक छोटा सा, मैं सामान खुद ले आऊँगी, एक छोटा सा केक बना के ले जाऊँ बर्थडे। कोई बात नहीं, तो यही सामान यही यूज़ कर ले, बना ले। तो वो प्रॉमिस कर दिया, बच्चे के लिए भी नई चीज़ है। अब तक तो वो 5 रुपए की पैटीज खाता था हर बर्थडे पे, और पूरे गली मोहल्ले में, और कुछ खास बना रही मम्मी, खास बना रही, खास बना रही। क्या बना रही है, क्या बनाया मम्मी ने? माई मदर मेड मी अ केक, मेरी माँ ने मेरे लिए एक केक बनाया। अगर आपको स्ट्रेस डालना है कोई चीज़ पर, अगर आपको स्ट्रेस डालना है चीज़ पर, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस टाइप वाले स्ट्रक्चर में लिखो। अच्छा इसमें, इसमें मान लो तुम दो तीन भाई हो, तेरा बर्थडे है आज, केक बना तेरे लिए, दूसरा भाई ठूंसे पर ठूंसे जा रहा है, उसको क्या करे हो, ओ भाई साहब मेरा बर्थडे है, माँ ने केक मेरे लिए बनाया है, माई मदर मेड अ केक फॉर मी, मेरी माँ ने केक मेरे लिए बनाया, तू कहाँ ठूंस रहा भाई। ऐसे कर लो, क्लियर हुई बात? तो कहने का मतलब ये है, ये जो कुछ वर्ब है इनको आप दोनों स्ट्रक्चर में लिख सकते हो। आप इसको डाई ट्रांजिटिव बना के भी लिख सकते हो, और ऐसे ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऐसे लिख के भी लिख सकते हो। दोनों में क्या फ़र्क होता है? ग्रामेटिकली दोनों ठीक होते हैं, खाली स्ट्रेस का फ़र्क होता है। तो ये था जी अपना डाई ट्रांजिटिव वर्ब का टॉपिक। एक बार सारी स्लाइड दोबारा देख लीजिए, अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए जरा, इस टॉपिक में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं। क्या कोई ट्रिक है इनको पहचानने की? नहीं, रीडिंग से पता चलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हमने आज देख ली, आगे काम आएंगी हमारे। जैसे गिव हो गई, टेल हो गई, सेंड हो गई, टीच हो गई, लैंड हो गई, है ना। अच्छा ऑर्डर हो गई, एडवाइस हो गई, रिक्वेस्ट हो गई, ये सब क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती हैं। अब हमें इनको देखना सीखना आ गया, तो अब हमारे लिए सेंटेंस की क्लैरिटी आ गई होगी। अब हमारे लिए सेंटेंस की क्लैरिटी आ गई होगी। एक बार इसको करो, अब आप इसको क्लियर कट वे में समझ पा रहे होगे। आओ जरा, अब आपको क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा। हम कुछ लड़कों से मिले थे जिन्हें तुमने इंग्लिश पढ़ाई थी, वो क्या रहा है कि ये यू सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, ये वाला आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये जो आप हु काट के यहाँ पे हुम लिखोगे, ये वाला आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। टीच वर्ब डाई ट्रांजिटिव है इसलिए ऐसा हो पा रहा है, टीच वर्ब आपकी डाई ट्रांजिटिव है इसलिए ऐसा हो पा रहा है। अब आपको फट से पढ़ते ही क्लैरिटी आ गई कि कैसा हो रहा है ये। चलो, हाँ जी, पढ़ें भाई आगे। जैसे हमने हु हुम को देखा,
जैसे हमने हु हुम को देखा वैसे अब अपन विच को देख रहे हैं। विच के एक्चुअली ना ये तो इजी वाला यूज है, इस पे कोई खास सवाल आते नहीं, इक्का दुक्का चांस है। विच के दो थोड़े मुश्किल यूज हैं। विच पे 3 टाइप के एरर आते हैं। विच पे 3 टाइप के एरर आते हैं, ठीक है। ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन जब विच होता है वो वाला एरर है। 2 टाइप के एरर विच के थोड़े से टेढ़े हैं। विच पे आने वाले 2 टाइप के एरर थोड़े टेढ़े हैं। एक तो जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब आएगा, एक तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब आएगा, क्योंकि विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है, आगे की बातें हैं वो। ऐसी विच का एक और यूज है, वो भी थोड़ा ट्रिकी है, वो आगे आएगा। ये वाले यूज पे कोई खास सवाल आते नहीं है, एक ही लाइन का है, सिंपल सी बात है कि अगर जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आपको किसी ह्यूमन बीइंग के लिए लिखना था, उन्होंने उस आदमी को सम्मानित किया जिसने बच्चे को बचाया, कोई इंसान था, इंसानों के लिए हु हुम लगते हैं। ऐसे ही चीज़ों के लिए और एनिमल्स के लिए, चीज़ों के लिए और एनिमल्स के लिए क्या लगता है, विच लगता है। जैसे बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम है, वही है एडजेक्टिवल क्लॉज, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम है, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम है। बस सिर्फ इतना फर्क है कि ह्यूमन बीइंग के लिए हु हुम लगते हैं, इनके लिए चीज़ों के लिए विच लग जाता है। जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, लॉस्ट वर्ब हो गया, बैग इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ही लॉस्ट द बैग, उसने गुमा दिया बैग। कौन सा बैग? जो उसे उसके अंकल से मिला था। उसने गुमा दिया वो बैग जो उसे उसके अंकल से मिला था। तो बैग की विशेषता बताई जा रही है, हाँ कि ना। बैग की विशेषता बताने के लिए पूरी कार्यस्थानी हुई है, यस और नो। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का एडजेक्टिवल क्लॉज हुआ, यस और नो। बाकी सारी कहानी सेम है, जैसे हु हुम एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं, ये भी एडजेक्टिवल क्लॉज बनाता है। इंसानों के लिए हु हुम आते हैं, चीज़ों के लिए विच आ जाता है। इतनी सी बात थी, क्लियर हुआ। बाकी सारी कहानी सेम है। हाँ सर ये भी कंजंक्शन बनेगा क्या? बिल्कुल। हाँ सर ये भी प्रोनाउन बनेगा क्या? बिल्कुल। प्रोनाउन होने के नाते अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने काम करेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल बाकी सब डेटो सेम है। ये भी वही एडजेक्टिवल क्लॉज बनाता है, ये भी वही कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन का काम करता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, हु हुम इंसानों के लिए आते हैं, ये चीज़ों के लिए आता है। इतनी सी है, क्लियर हो गया। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए। रिलेटिव प्रोनाउन दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। अब जैसे हमने हु हुम को पढ़ा, विच को पढ़ा, है ना। अब नंबर आ गया जी दैट का। अब नंबर आ गया जी दैट का। अच्छा, हु हुम लगते हैं इंसानों के लिए, हु हुम लगते हैं इंसानों के लिए। हु हुम बनाए गए हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, हु हुम बनाए गए हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। विच बनाया गया है चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, ठीक है। ये दैट किसके लिए बनाया गया? ये जो दैट है, ये जो दैट है, ये दैट किसके लिए बनाया गया? हाँ कि ना। ये जो हु हुम है ये ह्यूमन बींग के लिए आते हैं, विच जो है ये चीज़ों के लिए आता है, ये दैट किसके लिए बनाया गया? ये जो दैट है ना, ये दैट ह्यूमन बींग के लिए भी आ सकता है, ये जो दैट है ये थिंग्स के लिए भी आ सकता है, ये जो दैट है ये एनिमल्स के लिए आ सकता है। ये क्या बात हुई सर? ये क्या बात हुई? जब इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हु हुम बना चुके हो तो फिर दैट की कहाँ जरूरत पड़ रही? जब जब चीज़ों के लिए, एनिमल्स के लिए विच बन चुका है तो दैट की कहाँ जरूरत पड़ी? तो सर इसका मतलब अगर चीज़ों के लिए दोनों आ सकते हैं, विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, तो सर मुझे कैसे पता चलेगा? अगर सर इंसानों के लिए हु हुम भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है, सर मुझे कैसे पता चलेगा? अभी पता चल जाएगा। 10-15 मिनट शांति से सुन तो सही, सब आ जाएगा। आओ जरा समझने की कोशिश करो, इस पर लौट के आएंगे, इस पर लौट के आएंगे। अभी ये वर्ड्स क्या है, क्यों है, सेंटेंस से समझते हैं एक बार। इस सेंटेंस को आराम से देखो एक बार, इस सेंटेंस को आराम से देखो कि इसका मीनिंग क्या है। शी इज द सेम लेडी, शी इज द सेम लेडी हु स्टोल योर वॉलेट इन द बस। ये वही औरत है,
कि वही औरत है जिसने तेरा बटुआ चुराया था। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। सारा गेम है इस सेम का, सारा गेम है इस सेम का। शी सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, ये लेडी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, ठीक है। ये हु हुम जो भी है रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, स्टोल वर्ब है, योर क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, वॉलेट इसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन और बस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। शी इज द सेम लेडी, शी इज द सेम लेडी, ये वही औरत है जिसने तुम्हारा बटुआ चुराया था। काम वही होंगे सारे, चाहे हु लगाओ, चाहे हुम लगाओ, चाहे विच लगाओ, चाहे दैट लगाओ, काम सारे वही होंगे। वही सेम एडजेक्टिवल क्लॉज बनना, किसी नाउन की विशेषता बनाने वाला क्लॉज बनना, वही सेम प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन का काम करना, वही कंजंक्शन होने के नाते दो क्लॉज को जोड़ना, वही प्रोनाउन होने के नाते अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, वो सारी बातें बिल्कुल डिट्टो सेम हैं। फर्क बस यहाँ पे क्या आ गया, ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हु हुम बना हुआ है, चीजों के लिए एनिमल्स के लिए विच बना हुआ है, लेकिन लेकिन मान लो हमें एम्फोसिस डालना है। ह्यूमन बीइंग ही है लेकिन हमें एम्फोसिस डालना है। ये वही औरत है, ये सबसे लंबी औरत है, वह जो जितना थोड़ा मोटा बचा था वो सारा। ऐसे एम्फोसिस जब किसी वर्ड पर आ जाते हैं, ऐसे एम्फोसिस जब किसी वर्ड पर आ जाते हैं, आगे एडजेक्टिव चैप्टर में आएगा, सेम हो गया, ओन हो गया, OWN ओन, मेरी खुद की गाड़ी, माई ओन कार, ये वर्ड कहलाते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव। आगे चल के आएगा, एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए आप लिख लो एम्फेटिक एडजेक्टिव है। ये वही औरत है, सेम वुमेन, सेम कार, सेम गर्ल, सेम बैग, ऐसे करके। मेरी कुछ भाई आ रही है बात समझ में? यहाँ पे इस सेम वर्ड ने इस लेडी की विशेषता बता दी। बेसिकली इस सेम वर्ड ने इसको और एम्पलीफाई कर दिया और इस पर एम्फोसिस डाल दिया। तो अब इसके लिए नॉर्मल हु से काम नहीं चलेगा, अब इसके लिए आपको दैट लिखना पड़ेगा। कहानी वो सब सेम है, कहानी वो सब सेम है कि दैट कंजंक्शन का भी काम करेगा, दैट प्रोनाउन का भी काम करेगा, प्रोनाउन होने के नाते ये सब्जेक्ट बन रहा है स्टोल वर्ब का, वो डिट्टो कहानी सेम है। तो कहने का मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ, हु हुम कहाँ लगते हैं इंसानों के लिए, विच कहाँ लगता है, मतलब एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने हो इंसानों के लिए तो हु हुम, एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने हो चीज़ों के लिए, एनिमल्स के लिए तो विच। ऐसे ही दैट को कब यूज़ करेंगे एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के लिए? दैट तो इन सब के लिए आ सकता है। कब यूज़ करें? जब आपको लगे कि इस पर एम्फोसिस आया हुआ है। कुछ उसके हिंट हो सकते हैं, जैसे जैसे द सेम वही, द फ्यू थोड़ा मोटा जितना था वो सारा, द लिटल, शी इज द ओनली गर्ल, शी इज द ओनली गर्ल दैट क्वालिफाइड द एग्जाम, ये इकलौती लड़की जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया। ही इज द ओनली, ही इज द ओनली मैन, ही इज द ओनली मैन दैट ट्राइड टू सेव हर, ये इकलौता आदमी था जिसने उसको बचाने की कोशिश करी। तो अगर आपको ये द सेम, द फ्यू, द ओनली, इस टाइप वाले जो वर्ड्स हैं उनके लिए आप ये वर्ड्स, मतलब उनके लिए आप दैट का यूज करोगे। ऐसी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द टॉलेस्ट, द वाइजेस्ट, द ब्रेवेस्ट, ये वाइजेस्ट लड़के, शी इज द वाइजेस्ट गर्ल, शी इज द वाइजेस्ट गर्ल दैट क्रैक दिस एग्जाम, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल दैट डिड दिस। तो अगर आपको ऐसे वर्ड दिखे, ऐसे ही ऑल हो गया, नन हो गया, यानी ऐसे वर्ड जो दिखाते हो सारे के सारे को, आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव डन एवरीथिंग दैट कुड हैव बीन डन, मैं वो सब कुछ कर चुका हूं जो किया जा सकता था। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग दैट कैन सेव यू, मैं कुछ भी कर सकता हूं जो उसे बचा सके। ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं ये एम्फोसिस को शो करते हैं। ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं इनसे पता चलता है कि स्ट्रेस ज़्यादा करना है, और जब स्ट्रेस ज़्यादा करना होता है तब अपन रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं। इतनी सी बात है। इसको ट्राई करो जरा एक बार, इसको ट्राई करो जरा एक बार। अपने आप से सोचो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मीनिंग है, क्या आएगा, क्यों आएगा, एक ट्राई अपने आप करो।
दे स्टोल द लिटिल मनी। द लिटिल द फ्यू का मतलब होता है जितनी थोड़ी मोटी थी वो सारी की सारी, जितना थोड़ा मोटा सारा का सारा, मतलब थोड़ी मोटी जितनी किताबें थी वो ले गया। द फ्यू बुक्स दैट आई हैड, द फ्यू बुक्स दैट आई हैड ही स्टोल देम। द फ्यू, द लिटिल का होता है जितना थोड़ा मोटा था वो सारा। तो यहाँ पे दे क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, स्टोल क्या बन गया, वर्ब बन गया, मनी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये द लिटिल जो है इसके लिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। अब एक आध बच्चे को डाउट हो सकता है सर मनी के लिए लिटिल, लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए आता है ना, प्रोनाउन अपना नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चे, मनी को अनकाउंटेबल में रखते हैं, तभी तो मनी का मनीज नहीं हो सकता ना, मनीज का मनीज नहीं हो सकता, नोट का नोट्स हो सकता है, रुपी का रुपीज हो सकता है, डॉलर का डॉलर्स हो सकता है, कॉइन का कॉइन्स हो सकता है, मनी का मनीज नहीं करते। ये आएगा आगे, ये आगे नाउन चैप्टर में आएगा, ठीक है। अभी के लिए ये द लिटिल क्या बन गया आपका, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। इतनी कहानी क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको तोड़ूं आगे, ये ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, सेव्ड मेन वर्ब हो गया, फॉर प्रीपोजिशन हो गया, मैरिज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बात याद करो, मैं आपको बार बार बोलता था कि ये नाउन का पजेसिव केस है, इसको बोल लेंगे पजेसिव केस ऑफ नाउन। ये काम एडजेक्टिव वाले करता है, लेकिन इसको एडजेक्टिव कहना मत, इसको एडजेक्टिव कहना मत, मन में सोच लो एडजेक्टिव है लेकिन कहना मत। पता क्यों कहता था, इधर देखो, मैरिज नाउन है, मैरिज वर्ड नाउन है, इसने इस पर पोजेशन बनाया, हाँ क्या ना। अगर मान लो तुम इसको एडजेक्टिव कह देते, अगर मान लो तुम इसको एडजेक्टिव कह देते, तो हिज ने पोजेशन बनाया डॉटर पे, उसकी डॉटर की मैरिज, उसकी डॉटर की मैरिज, डॉटर मैरिज पे पोजीशन बनाया डॉटर ने, डॉटर पे पोजीशन बनाया हिज ने, हिज किसके लिए आया, डॉटर के लिए। तो अगर तुम इसको एडजेक्टिव कह देते तो हिज को तुम एडवर्ब कर देते और गलत हो जाता। अब आपको क्लैरिटी है कि ये है तो नाउन ही, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता बेचारा, है तो नाउन ही ना, तो अब इसको तुम पॉजेसिव एडजेक्टिव ही कहोगे, एडवर्ब मत कहना। इसलिए मैं आपको बार बार वो बात बोलता था कि इसको पॉजेसिव केस ऑफ नाउन ही कहना, एडजेक्टिव मत लिख देना इसके नीचे। अब समझना मेरी बात फिर से, क्या बोला मैंने, उन्होंने वो थोड़े मोटे पैसे जितने थे ना उस बेचारे के पास, उन्होंने वो थोड़े मोटे पैसे जितने थे वो सारे चुरा लिए जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़े थे। अब मुझे इस मनी के लिए यहाँ पर एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखना है। कौन से पैसे, जो उसने बेटी की शादी के लिए जोड़े थे, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज है। मैं फिर बता रहा हूँ, हुम हो, विच हो, दैट हो, तीनों का फंक्शन सेम है, तीनों एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आते हैं, तीनों कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन का काम करते हैं। बस डिफरेंस क्या है, हुम इंसानों के लिए आता है, विच थिंग्स या एनिमल्स के लिए आता है, दैट तब आता है जब इनमें से किसी की बात करनी हो लेकिन स्ट्रेस आ रखा हो। शॉर्ट में लाइन इतनी है, इसको डिब्बा बना के लिख देना अपने नोट्स में, इतनी सी बात है। अब यहाँ पे ये द लिटिल, द फ्यू, द ओनली से मुझे पता चल गया कि मुझे इस विच पे स्ट्रेस डालना है, मुझे इस विच पे स्ट्रेस डालना है, मतलब इस रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा यूज़ करना है जो स्ट्रेस को दिखाए। तो फिर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा जी, यहाँ पे आपको दैट का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन है, प्रोनाउन होने के नाते क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका, सेव्ड वर्ब का, प्लस में क्या बन रहा है, कंजंक्शन बन रहा है। बोलो जी, आई कुछ क्लैरिटी, दिमाग में विजन क्लियर हो रहा है, हुम कहाँ लगाते हैं, विच कहाँ लगाते हैं, दैट कहाँ लगाते हैं, कुछ क्लैरिटी आ रही है। चलो एक सेंटेंस और देखो, एक सेंटेंस और देखो, आकाश पाल कह रहे हैं दैट को ड्रॉप भी तो कर सकते हैं बच्चे। अभी कौन सा दैट ड्रॉप करना सिखाया था, जब वो की कंजंक्शन वाला हो, इसको ड्रॉप करना भी कहाँ सिखा दिया आपको, कौन सी बात कहाँ लगा रहे हो। सचिन बेस्ट बैट्समैन है जो आज तक इस ग्राउंड पे खेला ना, ये वाले ग्राउंड पर जितने बैट्समैन खेले सचिन बेस्ट है उनमें से। तो यहाँ पे क्या है, सचिन सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब,
बैट्समैन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन और बेस्ट इसके लिए आने वाला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सचिन बेस्ट बैट्समैन है जो आज तक इस ग्राउंड पर खेला है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये एवर एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। प्लेड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ऑन प्रीपोजिशन हो गया, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। एवर को आप एडवर्ब ऑफ टाइम भी लिख सकते हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। कोई काम कितनी बार हो रहा है, जो आज तक, एवर जो आज तक इस पे खेला हो। एडवर्ब ऑफ टाइम लिख दो, फ्रीक्वेंसी लिख दो, कोई भी एक लिख लो जो आपका मन करे। फिर से देखिए क्या बोला मैंने, सचिन बेस्ट बैट्समैन है जो आज तक इस ग्राउंड पर खेला है। अब फिर वही बात है, तो इंसान आपको अच्छा लगेगा हु हुम लगाना, लेकिन बेस्ट ने इस पर एम्फेसिस डाल दिया, बेस्ट ने इसको यूनिक बना दिया। तो ऐसे केस में अपन हु की बजाय अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे दैट लगाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर मैं जितना भी हु हुम विच दैट पढ़ाऊँ, सिंपल बात है। इंसानों के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज बनाना हो, किसी इंसान को डिफाइन करने वाला क्लॉज बनाना हो, हु हुम लगेगा। सब्जेक्टिव के चाहिए हु लगेगा, ऑब्जेक्टिव के चाहिए हुम लगेगा। ऐसा ही काम अगर चीज़ों या जानवरों के लिए करना हो, विच लगेगा। दैट कब लगेगा, दैट इनमें से किसी के लिए भी लग सकता है, लेकिन पहचान क्या है, उस पर एम्फोसिस आ रखा हो तब दैट का यूज़ करता है। इतनी सी बात है। आगे की कहानी वही सेम। प्रोनाउन होने के नाते क्या बनेगा, ये प्रोनाउन होने के नाते ये सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, साथ में कंजंक्शन बनने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट किसका है जी, ये प्लेड वर्ब का। ये आपकी प्लेड वर्ब का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है जी ये प्लेड वर्ब का। इतनी सी बात है। चलो जी, दैट के लास्ट सेंटेंस पर आइए, दैट के लास्ट सेंटेंस पर आइए। अब यहाँ पे समझना, दैट एक्चुअली दो जगह पे आ सकता है। एक तो वो वाला गेम हो सकता है जब एम्फोसिस डालना हो, एक तो वो वाली चीज़ हो सकती है जब एम्फोसिस डालना हो। एक और जगह है जहाँ पे दैट लगाना पड़ता है आपको। वो जगह क्या है, सोचो। इंसानों के लिए हु हुम आता है, चीज़ों और जानवरों के लिए विच आता है, लेकिन एंड लगा के अगर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दूं तो एक साइड इंसान लिख दूं, एक साइड जानवर लिख दूं, या एक साइड इंसान लिख दूं, एक साइड चीज़ लिख दूं, तो क्या आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। एक तो दैट कहाँ लगाते हैं, जब एम्फोसिस आ रखा हो। एक और सिचुएशन है जिसमें आपका दैट लगाना मजबूरी हो जाएगा। क्या सिचुएशन है, ह्यूमन बीइंग के लिए हु हुम आता है, एनिमल्स के लिए और चीज़ों के लिए विच आता है, लेकिन एंड लगा के एक एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग को जोड़ दूं तो मजबूरी है, दैट लगाना पड़ेगा भाई, और कुछ आ ही नहीं सकता। उसी का एग्जाम्पल है, देखो जरा एक बार। द मैन एंड द डॉग विच वर क्रॉसिंग द रोड वर हिट बाई ट्रक। वो आदमी और कुत्ता, वो आदमी और कुत्ता जो रोड क्रॉस कर रहे थे। अब एंड से मैंने मैन और डॉग का कॉम्बिनेशन बना लिया। अब तुम्हें पता है ये काम विच के बस का तो है नहीं, मैन के लिए विच थोड़ी लग पाएगा। हु लगा दूंगा तो कुत्ता नाराज हो जाएगा, विच लगा दूंगा तो मैन नाराज हो जाएगा। तो आपके पास चारा क्या है, आपके पास और कोई चारा ही नहीं बचा भाई साहब। ये दैट सब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन का काम करेगा, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाने के सिवाय आपके पास कुछ चारा ही नहीं बचा। बोलो, समझ में आई मेरी बात। ये वर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्रॉसिंग आपका मेन वर्ब हो गया, रोड इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये वाला जो क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का क्लॉज है, ये क्या है, ये एडजेक्टिवल क्लॉज है जो मैन और कुत्ते की विशेषता बता रहा है कि कौन से मैन और कुत्ते, जो रोड क्रॉस कर रहे। इसकी वर्ब कहाँ है, इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, बाय प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। पैसिव में लिखी गई है, ये वर्ब लिखी गई है पैसिव में। इंसान और कुत्ते ने किसी को नहीं मारा, इंसान और कुत्ते को मारा ट्रक ने। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है, हिट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है। हिट वर्ब तो ट्रांजिटिव होती है ना, आई हिट राजेश, राजेश हिट मी। हिट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, कौन बताएगा। हिट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, कौन बताएगा।
हाँ जी, वो वर्ब पैसिव में लिखी गई है, ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। इधर देख, अजय सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है और बैग इसका ऑब्जेक्ट है। एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब को बी की फॉर्म प्लस V3 में लिखते हैं, ऐसे ही बनता पैसिव। अब मुझे बताओ, जो एक्टिव में बॉट थी, इसके बाद पैसिव में ऑब्जेक्ट बचेगा? सोचो सोचो सोचो। पैसिव में जाकर वर्ब इन ट्रांजिटिव में कन्वर्ट हो जाती भाई साहब। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना लिया, कैसे बचेगा इसके पास ऑब्जेक्ट? तो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लेंगे, ये वर्ब पैसिव में है, पैसिव में जाके वर्ब इन ट्रांजिटिव हो जाती हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये वाली बात अपने नोट्स में याद करने के लिए लिख लेना, ठीक। लास्ट के 5 मिनट और। एक्चुअली है क्या, हमने ये पढ़ लिया कि हु हुम के लिए, मतलब हु हुम आते हैं इंसानों के लिए, हु हुम आते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, विच आता है किन के लिए, एनिमल्स के लिए या थिंग्स के लिए, है ना। दैट कब आता है, दैट तब आता है जब या तो स्ट्रेस डाल रखा हो, या फिर ह्यूमन बीइंग प्लस में एनिमल या थिंग का कॉम्बो, एनिमल या फिर थिंग का कॉम्बो हो, हाँ क्या ना। ये अपनी इतनी क्लैरिटी अपने को आ गई, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, कई बार आपका दिमाग हो सकता है कुछ और सोचने लग जाए, तो बिल्कुल जो फाइनल क्लैरिटी है वो दे देता हूँ कि कौन सा कब लगाते हैं। आओ जरा एक बार इस सेंटेंस को देखो। क्या लगेगा यहाँ पे, सोचो। देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ही सॉ द सेम बॉय, वी सॉ द सेम बॉय, हमने उसी लड़के को देखा था। अब द सेम अगर आ गया, अगर स्ट्रेस डालने वाला वर्ड आ गया, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। कोई माइका लाल, कोई और ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है ही नहीं जो अब आप सके। अगर स्ट्रेस डालने वाला वर्ड लिखा हुआ है तो ये बात तय है कि दैट ही आएगा। क्लियर हो इतनी बात? अब इस पे आओ। हमने एक लड़के को देखा जिसने जूते सिर पे रख रखे थे। अगर नाउन से पहले, जिस नाउन के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, जिस नाउन से पहले आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, मतलब जिस नाउन के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, उससे पहले ए एन आर्टिकल आ रहा है, तो ए एन आर्टिकल जनरलाइज को दिखाते हैं कि ये चीज़ कॉमन है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ए एन आर्टिकल जो होते हैं ये इस चीज़ को डिनोट करते हैं कि ये चीज़ जनरलाइज है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो जब ए एन आर्टिकल नजर आया आपको नाउन से पहले, तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि उस केस में दैट नहीं आ पाएगा, हु आपको लगाना पड़ेगा। मतलब इंसान है तो हु लगाना पड़ेगा, चीज़ है तो विच लगाना पड़ जाता। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में? लेकिन अगर नाउन से पहले द आर्टिकल आ जाए, तो अब इसने हमारे ले लिए मजे। ना तो इतना स्पेसिफिक किया कि द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, ऐसा कुछ कर देता तो मैं छाती चौड़ी करके दैट लगा देता। ए एन आर्टिकल लगा देता तो मैं हु लगा लेता, है ना। अब इसने बीच में करके छोड़ दिया। ना तो इतना स्ट्रेस दिया कि दैट पक्का हो सके, ना ए एन आर्टिकल लगाया कि दैट कट सके, बीच में करके छोड़ दिया। तो भैया ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ग्रामेटिकली दोनों ठीक है। वैसे सही बताऊं तो ग्रामर इसमें दैट की तरफ ज़्यादा जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, एनडी हो गया, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऐसे सिनेरियो में आप हु प्रेफर करके आइएगा। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर जब ऐसा सिनेरियो बने तो आप इसको प्रेफर करके आइएगा। क्लियर हुआ? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनके अंदर आप हु को प्रेफर करके आइएगा। क्लियर हो गया? सेम बात आपको विच के लिए बता देता हूँ, बिल्कुल डिट्टो सेम बात है। आई वॉन्ट द सेम बैग, मुझे तो वही बैग चाहिए, द बिगेस्ट बैग चाहिए। आई वॉन्ट द ओनली बैग, मुझे तो वही इकलौता बैग चाहिए। ऐसी कुछ बातें हैं, तो दैट आने से कोई नहीं रोक सकता, दैट आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे एक बैग चाहिए जिसमें 3 कंपार्टमेंट हो, ए एन आर्टिकल लगा हुआ, जनरलाइज हो गया, दैट नहीं आ पाएगा। इसमें कैसे टूटेगा?
ये विच जो है प्रोनाउन भी बनेगा और साथ में प्रोनाउन होने के नाते सब्जेक्ट बनेगा, साथ में कंजंक्शन बनेगा। और ये हैज़ कोई लिंकिंग वर्ब नहीं होती, 10 बार पढ़ा चुका हूँ। ये मेन वर्ब बनेगा, कंपार्टमेंट्स इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये न्यूमरल एडजेक्टिव में आने वाला कार्डिनल बनेगा। अब दा बैग लगा के छोड़ दिया, फिर वही मज़े लेना, फिर वही मज़े लेना, ना इधर की बात करना ना इधर की बात करना। यहाँ पे लिख देता द ओनली बैग, द सेम बैग, द बिगेस्ट बैग, ऐसा कुछ कर देता तो मैं दैट लगा लेता। एन आर्टिकल कर देता तो मैं विच लगा लेता। अब तो बीच में फंस गया मैं। तो अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। और पेपर में अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो मैंने देखा नहीं है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन इकट्ठे डाल के छोड़ दिए। पेपर में मैंने ऐसा सिनेरियो देखा नहीं कि कभी भी ऐसा ये दोनों सिनेरियो डाल के छोड़ दिए। लेकिन मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि अगर ये पेपर में आएगा कभी ज़िंदगी में, खुदा ना खास्ता ये दोनों ऑप्शन आए, तो आप पेपर में इसको प्रेफर करना, पेपर में इसको प्रेफर करना। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, पेपर में आप इसको दैट को प्रेफर करना। ठीक है जी। एक बार मैं फिर आपको चेतावनी दे दूं, वापस याद दिला दूं कि ये जो 4 क्लास हैं जब से मैंने रिलेटिव प्रोनाउन हेडिंग डाली है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों खास करके आप लोग एक बड़ा भाई समझना, बहुत प्यार से बता रहा हूँ बच्चे, क्लास सच में डिफ़िकल्ट है, सच में डिफ़िकल्ट है। जो अपने आप को सो कॉल्ड टीचर कहते हैं उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपने तो अभी पढ़ना शुरू किया ना यार, बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है, बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखेगा, आएगा समझ में। और अभी अगर नहीं भी आ रहा तो एक बार जितना समझ में आ रहा है उतना करके छोड़ दे, जब प्रोनाउन चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद दोबारा नोट्स रिवाइज कर लियो, आएगा समझ में। मेरे ऊपर भरोसा रख, खुद पे भरोसा रख। ये 4 क्लास सच में थोड़ी टफ है, सच में थोड़ी टफ है, ठीक है। हिम्मत मत छोड़ दियो बस, ठीक है।